नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के एक शानदार से सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अपने भारत की आजादी की और कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और साथ के साथ आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उसके बारे में सब कुछ जानना आपका हक है और आपको वो सारी चीजें जाननी होगी जो हमारे देश के साथ हुई हैं और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ हुई हैं। और उन चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिन्होंने हमारे देश को बांटने की कोशिश की, जिन्होंने इस देश को बांटा, उनका हश्र क्या हुआ, उनका हाल क्या हुआ और अब वो कहां पर हैं। तो शुरू करेंगे आज के सेशन को एक धमाकेदार अपने जज्बातों के साथ। तो आप लोगों ने कल अपना 78th इंडिपेंडेंस डे 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। और बहुत ही धूमधाम से ये चीजें मनाई गई। हमको आजाद हुए 78 साल हो गया और इस बार की जो स्वतंत्रता दिवस की थीम थी वो थीम भी थी विकसित भारत, ठीक है। तो विकसित भारत मतलब कि अब हम क्या करेंगे, अब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ स्टोरीज मैं आपसे शेयर करूंगा बच्चे। यहाँ पर जो भी लोग चैनल पे नए हैं दोस्त, वो चैनल को शेयर कर लेंगे और हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो बात है 1945 की। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था और इसके बाद चुनाव होता है कहां पर, ब्रिटेन में। और लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आती है, क्लेमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लियर। उसके बाद लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐलान करते हैं कि 30 जून 1948 को हम भारत को आजाद करेंगे। और इस प्रक्रिया के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वॉइस ऑफ राय जो है वो चुना जाता है, कहां का, इंडिया का। लेकिन उस टाइम पर जो बाद में भारत के प्रथम क्या बनते हैं, वायसराय बनते हैं या फिर प्रथम जो एक तरह से गवर्नर बनते हैं, जो उनका नाम होता है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बोलते हैं कि 30 जून 1948 को अगर हम आजाद होंगे तो सत्ता ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो अंग्रेजों की शिफ्टिंग है वो काफी तेज हो जाएगी और ये देश को कंगाल करके ही समाप्त करेंगे। इसलिए माउंटबेटन के द्वारा कुछ सुझाव रखे गए और जब वो सुझाव रखे गए तो ब्रिटेन ने क्या किया, उस सुझाव को मंजूर किया और 4 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया। इसमें बताया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद किया जाएगा। लेकिन फिर से वही सवाल कि 15 अगस्त ही क्यों, ठीक है। तो जब माउंटबेटन से डेट पूछी गई थी कि 15 अगस्त को ही क्यों, तो उन्होंने बताया कि ये 15 अगस्त ऐसा कोई प्री प्लान्ड डेट नहीं, ठीक है। क्लियर। एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें है कि माउंटबेटन ने जो बताया, तो माउंटबेटन ने बताया कि मैंने जो तारीख चुनी वो अचानक से मेरे दिमाग में आई। मुझसे पूछा गया कि क्या आपने कोई तारीख तय की है। उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मुझे इतना अंदाजा था कि जो तारीख है उसको अगस्त और सितंबर के आसपास रखनी है, तो मैंने 15 अगस्त बोल दिया। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त के दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। क्लियर। क्या किया था? जापान के आत्मसमर्पण के वर्षगांठ है ये, और इसीलिए 15 अगस्त उन्होंने बोल दिया और यही डेट फाइनल हो गई भारत की आजादी के लिए। कुछ महानुभाव बोलते हैं कि 15 अगस्त को जो आजादी मिली वो 99 साल की लीज पर मिली, ठीक है। अब उनके लिए यहां पर एक जवाब है, ये आप लोग सुनिए। और इसको कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अपने मुंह का गटर खोलता है और ये चीज बोलता है कि भारत को लीज पर आजादी मिली है, तो उसको ये चीज चिपकाना और अच्छे से चिपकाना, ठीक है। होता क्या है कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पारित होता है तो बताया जाता है कि इस एक्ट के जरिए, इस अधिनियम के जरिए भारत को क्या किया जाएगा, आजादी दी जाएगी, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट पास हो जाता है, ठीक। लेकिन भारत क्या है, जब आजाद हुआ तो वो संप्रभु था और आज भी संप्रभु है। क्यों? क्योंकि भारत ने 26 जनवरी 1950 को
जब अपना संविधान लागू किया तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रद्द कर दिया था। मतलब ये अब लागू नहीं है, इसको संविधान लागू के करने के पहले ही निरस्त कर दिया गया था। तो इसीलिए भारत पूर्ण रूप से संप्रभु देश है। ठीक है, तो जो भी लोग ये लीज वाली बात अगर बोलते हैं तो उनको ये चीज आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे पाकिस्तान की और बंटवारे की। ठीक है, बंटवारे में भाई साहब क्या होता है, आप सबको पता है कि रहमत अली, ठीक है, बंटवारे में आप सबको पता है, आप लोगों को एक नाम पता होगा जिन्ना, कि बंटवारे के लिए जिन्ना जो है वो एक तरह से उत्तरदायी थे। लेकिन जिन्ना के मन में ये बात बहुत बाद में आती है। 28 जनवरी 1933 को ही एक व्यक्ति थे रहमत अली, लियाकत अली दूसरे थे, वो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। लेकिन जो रहमत अली थे, मौत बेचारी की बहुत गंदी होती है, मैं आगे आपको अभी बताता हूँ। रहमत अली एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और ये बोलते हैं कि अगर मुस्लिमों को अपना अस्तित्व बचाना है तो उनको अपना देश अलग कर लेना चाहिए, और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आता है। मुस्लिम लीग में ये दोनों लोग मिलते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना को ये अपना ड्राफ्ट जो है वो देते हैं। फिर ये इतना फेमस होता है कि 1940 तक मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव रख दिया अलग देश का, जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान रखा जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये जो रहमत अली थे, ठीक, रहमत अली ने जो ड्राफ्ट प्रपोज किया था, ये पाकिस्तान का मैप था, जो ग्रीन कलर में आप लोग देख रहे हैं, इतना पाकिस्तान उनको चाहिए था। ठीक है, मतलब बीच बीच में भारत रहेगा, बीच बीच में ये पाकिस्तान घुसाएंगे। जैसे ये क्या है, हैदराबाद, हैदराबाद को आप सबको पता है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया से। ठीक है, जूनागढ़ में जन्म संग्रह हुआ था, जम्मू कश्मीर भी ये ले रहे थे, बाद में हमारा हुआ। ठीक है, श्रीलंका में भी ये थोड़ा थोड़ा ले रहे थे, हर जगह ये थोड़ा थोड़ा लेना चाहते थे, ये बीच बीच में घुसना चाहते थे। इसके लिए 1934 में रहमत अली ने जब ये प्रपोजल दिया तो जिन्ना ने बोला कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, पानी अपना रास्ता खुद तय कर लेगा। क्लियर? आपको समझ में आया ये चीज कि किस पाकिस्तान का ड्राफ्ट जो है वो रहमत अली ने तैयार किया था। क्लियर? उसके बाद ये जिद धीरे धीरे बढ़ती है और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इनकी जिद इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये इस प्रस्ताव पर आ जाते हैं कि इनको पाकिस्तान चाहिए ही, चाहे वो माचिस के डिब्बी के बराबर ही मिले। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, डिस्परेट थे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, एक मतलब एक तरह से बोल दीजिए कि पैर इनका कब्र में लटका हुआ था, लेकिन इनको क्या चाहिए था, ये चाहिए। ठीक, पाकिस्तान इनको चाहिए था। क्लियर? अब थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं किसकी, रहमत अली जो थे। ठीक है, तो रहमत अली जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, रहमत अली आते हैं पाकिस्तान। ठीक है, ये लियाकत अली हैं, इन पर मत जाइएगा, मैं रहमत अली की बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रस्ताव दिया था इस पाकिस्तान के। ठीक है, तो रहमत अली पहले कहां रहते थे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड से ये आते हैं कहां पर, पाकिस्तान जो बन जाता है। ठीक, ये पाकिस्तान तो आ जाते हैं, लेकिन जो जिन्ना का विचार था, जिन्ना की जो विचारधारा थी, और जो लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे, जो उनकी विचारधारा थी, उनसे इनकी विचारधारा मैच नहीं करती है। और एक सभा में ये बोल देते हैं जिन्ना और लियाकत अली को कि ये दोनों क्या हैं, गद्दार हैं। ठीक है, और इस पर बवाल मच जाता है और इनको, रहमत अली को दे दिया जाता है देश निकाला, इनको पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। फिर ये चले जाते हैं इंग्लैंड, उधार लेके रहते हैं, खुद को दिवालिया बता देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद इनके फ्लैट से गंध आनी शुरू हो जाती है, और जब गंध आनी शुरू हो जाती है, जब फ्लैट को खोला जाता है, तो इनकी जो बॉडी थी, ये मर चुके थे और इनकी लाश जो है वो सड़ चुकी थी। तो ये हाल हुआ था जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था भारत को बांटने का। तो आप सोचिए जिन्होंने बांटा होगा उनका क्या हश्र होगा। ये मैं आपको आगे स्टोरी में पूरा बताते हुए चलूंगा, एक एक लोग की स्टोरी यहां पर हम कवर करेंगे। फिर बात करते हैं लियाकत अली की। क्लियर? पहले प्रधानमंत्री थे कहां के, पाकिस्तान के। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक, और जो जिन्ना थे, ठीक है, जिन्ना क्या बनते हैं, ये गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के। ठीक है, अब यहां पर भी लियाकत अली का क्या हाल होता है ये आप लोग जानिए। लियाकत अली जब एक भाषण दे रहे थे, इनको एकदम खुलेआम गोली मार दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जिन्ना का क्या हाल होता है,
जिन्ना गवर्नर जनरल थे, इनको टीबी और कैंसर सब कुछ एक साथ हो जाता है। ठीक है, इनको हॉस्पिटल भेजा जाता है और जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो मतलब इनको था, इनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने होम टाउन में मरूं। तो फ्लाइट से इनको ले जाया जाता है इनके होम टाउन, और होम टाउन से इनको हॉस्पिटल ले जाना था। तो एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर आती है, इनको बिठा उसमें रखा जाता है, मतलब ये मरणासन स्थिति में थे तो इनको रखा जाता है कहाँ, एम्बुलेंस में। थोड़ी दूर एम्बुलेंस चलती है और एम्बुलेंस रुक जाती है। पता चलता है कि एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया है। ठीक है, ये पाकिस्तान के निर्माता थे और जब इनकी मृत्यु आई तो पाकिस्तान के एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया था। सोचिए आप कि क्या हाल हुई है इनकी। ठीक है, फिर लगभग 2 ढाई घंटे वो एम्बुलेंस खड़ी रहती है, दूसरी एम्बुलेंस आती है, जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। थोड़ी देर में इनकी डेथ वहां पर हो जाती है और ये भी अपने काम से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे थोड़ा बंटवारे की। तो जब बंटवारा हुआ तो आर्मी थी 3,91,000 की, एयरफोर्स थी 13,000 की, नेवी थी 8700 की। बंटवारे के बाद भारत के हिस्से में आते हैं लगभग 2,60,000 जवान, पाकिस्तान के 1,31,000। सेम यही बंटवारा होता है एयरफोर्स और नेवी को लेकर। ठीक है, उसके बाद जो सेना प्रमुख होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं जो सेना प्रमुख होते हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ये भारत के सेना प्रमुख थे। ठीक है, भारत के सेना प्रमुख थे। जिन्ना जो थे, ये मोहम्मद उस्मान को बोलते हैं कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दिया जाएगा। तो यहां पर ये बोलते हैं कि हमारा धर्म देश से गद्दारी करने की इजाजत नहीं देता है। तो ऐसे थे मोहम्मद उस्मान। और उसके बाद जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करता है तो वहां पर लगभग 1,000 कबीलाइयों को इन्होंने क्या किया था, उनको 72 हुरों के पास पहुंचाया था और लास्ट में एक बम इनके पास में आके गिरता है और ये बेचारे क्या होते हैं वहां पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेनाध्यक्ष की बात करें तो ये दोनों लोग क्या है, भारत के सेनाध्यक्ष बनते हैं और ये पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष पहले बनते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सत्ता सेना को संभालने के लिए उतना तजुर्बा भारतीयों के पास नहीं था, ऐसा ये बताते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन हालत ऐसी होती है कि इनके पास करेंसी नहीं होती है, ना ही करेंसी छापने के लिए मशीन होती है। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि करेंसी कहां छपती थी, नासिक में। ठीक है, तो जब बंटवारा हुआ तो ये हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का भी विभाजन होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो प्रिंटिंग प्रेस का बंटवारा आप नहीं कर सकते हैं। तो डिसाइड ये किया गया कि नासिक में ही पाकिस्तान की मुद्रा छपेगी और वहां पर कोई पाकिस्तान का एक प्रतिनिधि होगा। तो हालत ये हुई थी, ये देखिए ये क्या है, ये ब्रिटिश के राजा हैं और ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, हुकूमत ए पाकिस्तान। ठीक है, क्या लिखा है, हुकूमत ए पाकिस्तान। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो आप सबको पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट जो है वो चलती थी, यहां से ये चीज सामने आई है। ठीक है, क्लियर। तो क्या है कि जब जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ तो लगभग 1948 सितंबर तक वहां पर भारत की छपी हुई नोट चली। भारत के द्वारा ही वहां पर क्या हुआ, एक तरह से हमने ही पाल पोस कर बड़ा किया है पाकिस्तान को। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या 15 अगस्त को ही सभी ब्रिटिश सैनिक चले गए? तो ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि ठीक है, जब आजादी मिली तो दंगे वंगे चल ही रहे थे तो सभी अंग्रेजों को भगा दिया गया होगा। तो ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सैन्य व्यवस्था जो थी, इसके 15 अगस्त के पहले कौन देख रहा था, ब्रिटिश देख रहे थे। तो एक तरह से जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता को उनको हैंडओवर किया गया, तो ये मानना था कि अभी जो सेना है उसको कौन हैंडल करेगा, ब्रिटिश ही हैंडल करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम है जो धीरे धीरे ही हैंडओवर किया जाएगा। ठीक है, तो 15 अगस्त को जब देश की आजादी की घोषणा होती है तो ब्रिटिश सैनिकों को तुरंत उनके बैरक में बुला लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे सैन्य अधिकारी जो है वो रुकते हैं कहां पर, इंडिया में, सेना के लिए, इनके शासन के लिए, पुलिसिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो रुकते हैं।
देखिए, भारत के प्रथम सेना अध्यक्ष जनरल सन रॉबर्ट लॉकहार्ट ये रुकते हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष रुकते हैं फ्रैंक मेसरवी, ये दोनों लोग रुकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सीन है जब लास्ट टुकड़ी थी, आखिरी टुकड़ी जब क्या करती है, जाती है कहां पर, इंडिया को छोड़कर। ठीक है, तो ये अंग्रेज हैं जो लास्ट टाइम इंडिया को छोड़कर ब्रिटिश जा रहे थे। ठीक, फिर बैंकों का बंटवारा कैसे हुआ? तो बैंक का जो बंटवारा हुआ तो काफी सारे बैंक थे जो इंडिया में थे। ठीक है, बहुत सारे बैंक थे जो बांग्लादेश में थे और बहुत सारी बैंक की शाखाएं थी जो कहां पर थी बेटा, पाकिस्तान में थी। तो जब बंटवारा हुआ तो 85 बैंक जो है वो इंडिया को मिलते हैं और 13 बैंक जो है वो मिल जाते हैं किनको, वो मिल जाते हैं पाकिस्तान को। आप सबको पता है पीएनबी आज के टाइम पर बहुत ही नामी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। जब पंजाब नेशनल बैंक स्टार्ट हुई थी तो ये कहां पर स्टार्ट हुई थी, इसकी जो पहली ब्रांच थी वो जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर थी, जो अभी कहां पर है, लाहौर में है। ठीक है, तो इस प्रकार बैंकों का भी बंटवारा यहां पर किया जाता है। क्लियर? तो हमारे साथ ही बना पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजादी मनाता है। ठीक, तो ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि आज वो कहां है, हम कहां हैं? ठीक है, पाकिस्तान गधे बेचता है चाइना को खुद का इकोनॉमी चलाने के लिए, आईएमएफ के सामने भीख मांगता है खुद की इकोनॉमी को चलाने के लिए। ठीक है, चाइना का पालतू बना हुआ है एक तरह से आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना को, तो भारतीय सेना 4th नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में और पाकिस्तान की सेना 9th नंबर पर है, 9वें स्थान पर है। और ये कंपेयर है किसका, वहां पर जो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज है। भारत दुनिया की चौथी सबसे मजबूत मिलिट्री आज के टाइम पर बन चुकी है। ठीक है, तो ये था पूरा एक स्टोरी जो आजादी के साथ साथ जो चीजें थी जो लोगों को नहीं पता थी, वो जो लोगों को जानना जरूरी था। ठीक है, कि कैसे हमें आजादी मिली और आजादी के बाद जो मुख्य चीजें हुई वो क्या हुई। ठीक, चलिए, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।